देखिए दोस्तों, हिस्ट्री का जो पार्ट मेरा चल रहा है इस समय वो समाप्त होने वाला है हम लोगों का। तो इसके बाद जो है अन्य सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। 7-8 दिन और हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर चर्चा होगी। आप लोग ये सारे वीडियोस देखिए, कोई भी छोड़िएगा मत, काफ़ी लाभदायक होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले मिलान करने के लिए आया है। देखिए, यह प्रश्न पीसीएस में अवश्य पूछा जाता है। यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी ट्रिपल उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में बहुत यह प्रश्न आता है। इसमें आपको कौन सी राजधानी, जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी और वर्तमान में वो स्थान कहाँ पर हैं, आज मैं अपने ग्रुप में यह दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा, प्रश्न अवश्य आता है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? कुरु का क्या था? इंद्रप्रस्थ। पांचाल का अहिच्छत्र, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? और किसमें इसका वर्णन दिया है 16 महाजनपदों का? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। वहीं जैन ग्रंथ भी एक है, भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ठीक है ना? और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 9 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, 8 महाजनपद गंगा घाटी में और एकमात्र महाजनपद अशमक अर्थात दक्षिण भारत में स्थित था, जिसका नाम अशमक था, जिसकी राजधानी पोतन थी। पूछता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अशमक था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाएं, अर्थात इनका निर्माण काल के अनुसार क्रम वार इनको लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा निर्माण हुआ था? देखिए, इसमें से आप कुतुब मीनार जानते हैं, फतेहपुर सीकरी, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन। आपको पता होना चाहिए किस किसने इनका निर्माण करवाया था। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना चाहिए? जीके टीएसएल, जो हमने आपको बताया था, जीके टीएसएल। आपको यह याद रहेगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और इनमें से एक तो आपको पता है कि फतेहपुर सीकरी, इसकी स्थापना अकबर ने करवाई थी, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, अर्थात 2 सब में सबसे लास्ट में हो जाएगा। इसको आप काट देंगे, 2 सब में लास्ट हो जाएगा। और सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, बाद में इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो कुतुब मीनार सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा। ठीक है ना? अर्थात यही इसका आपका उत्तर हो जाएगा। अन्य पे विचार करने की आवश्यकता ही नहीं मिलेगी, ये आपको उत्तर मिल जाएगा आपका। लेकिन फिर भी आपको लगाना हो तो उसके बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश आता है और लास्ट में लोधी वंश आता है। ठीक है ना? तो तुगलकाबाद किला पहले, फिर लोधी गार्डन लास्ट में। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1, 4, 3, 2 इसका उत्तर हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना आप जानते हैं, निर्माण अकबर ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक नए नगर का निर्माण करवाया, जिसका क्या नाम रखा था? तुगलकाबाद रखा था। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने। और लोधी गार्डन का जो निर्माण हुआ था वो लोधी शासन काल में, जो अंत में आता है जीके टीएसएल, लोधी लास्ट में। ठीक, लास्ट से भी आप याद रख सकते हैं लोधी। तो लोधी शासनकाल निर्मित हुआ था, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाया करिए, उससे भी आपका हल हो जाया करेगा। प्रश्न को देखकर घबराना नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। अगर सोचेंगे, विचार करेंगे तो अवश्य आपका पढ़ा हुआ रहता है, सब कुछ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जल्दबाजी में गोला करके मत चले आइएगा। निम्नलिखित में कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? कौन सा एक राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, राणा कुंभा इसका उत्तर होंगे, राणा कुंभा। ठीक है ना? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम संगीत राज था। बहुत उल्लेखनीय कृति है राणा कुंभा की, संगीत पर लिखी सर्वोच्च कृति इसको माना जाता है, संगीत राज उसका नाम है।
इसको 3 विधाओं के लिए जाना जाता है। इसमें नृत्य, गायन और वादन, इन तीनों का मिश्रण इस पुस्तक में मिलता है। इसीलिए इस पुस्तक को संगीत का सिरमौर भी कहा जाता है। राणा कुंभा की पुस्तक थी। शेर शाह के शासनकाल में देखिए हम बहुत सरल प्रश्न डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमको यह उम्मीद है कि आप लोग सरल जो प्रश्न आते हैं सरल प्रकृति के, उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी उसमें सभी तरह के प्रश्न, सरल कठिन, सब उसमें शामिल होंगे। ये जो स्पेशल हमारी सीरीज है ये आपको परीक्षा क्वालिफाई कराने के लिए है, ठीक है। तो इसमें हमने विशेष प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है, जो आएंगे ही आएंगे। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का विनिमय अनुपात क्या था, अर्थात एक चांदी का जो रुपया था वो कितने तांबे के कितने दाम के बराबर था। इसका अर्थ यह हुआ, विनिमय का अर्थ यही होता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सी इसका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में शेरशाह का महत्वपूर्ण योगदान है। शेरशाह ने मिश्रित धातु की मुद्रा बंद कर दी थी और शुद्ध सोना, चांदी और तांबे की मुद्राओं का इसने प्रचलन किया था। इसने सोने का सिक्का, जिसको अशरफ कहा जाए, याद रखिएगा, सोने के सिक्के को अशरफ कहा, चांदी का रुपया और तांबे का दाम जारी किया। याद रखिएगा, सोने का सिक्का जिसको अशरफ कहा जाता था, चांदी का सिक्का जिसे रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, जारी किया। इसके शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था, जिसका वजन कितना था, वजन भी पूछता है, 180 ग्रेन था। और इन सिक्कों पर जो विशेषता थी, अरबी तथा नागरी अक्षरों में सुल्तान तथा इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम अंकित होना महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने तो सबसे पहली बात तो आगरा में स्थित है, मिलान करने को आता है या फिर पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आगरा में है। किसने बनवाया था, शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर नूरजहां ने? तो नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता का नाम था, ठीक है ना। तो पिता की याद में नूरजहां ने मकबरे का निर्माण 1626 ईस्वी में, याद रखिएगा, ईरानी शैली में इस भवन का निर्माण हुआ है, आगरा में हुआ है। इस मकबरे में पहली बार पित्रा का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। जब हमने मुगल शासन काल का चित्रकला, वास्तुकला पढ़ाया था तो हमने बताया था कि पहली बार पित्रा का बड़े पैमाने पर इसमें प्रयोग किया गया। इस मकबरे का निर्माण मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, उन्हीं की पत्नी थी, बेगम थी। इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है, अर्थात ताजमहल का पूर्ववर्ती भी इसको कहा जाता है। पूछा जाए ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, तो एतमादुद्दौला के मकबरे को कहते हैं। निम्नलिखित में किसे भारत के लिए फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? सरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए हम शामिल किए। कॉलबर्ट, ठीक है ना। कॉलबर्ट को ये चूंकि लुई 14वां जो उस समय फ्रांस का सम्राट था, उसका यह प्रसिद्ध मंत्री था, काफ़ी फेमस था, काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी इसने सफलताएं अर्जित की थी। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इसने स्थापना की थी, लुई 14वें के मंत्री के रूप में। तो भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी पूछा जाए तो सूरत में 1688 ईस्वी में, और दूसरी कोठी 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में शुरू हुई थी, ठीक। तो कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कॉलबर्ट को। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खुर्जा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और वांडी वाश का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों। मीर जाफर नहीं होगा, मीर कासिम होगा। मीर कासिम, और यहाँ पर त्रिगुट बना था जो, उसका अंग्रेज़ों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो बक्सर का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है भारतीय इतिहास में इसको। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब मीर कासिम
अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना त्रिगुट जो बना था उसके मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बक्सर की जीत को प्लासी की जो विजय हुई थी इसके पहले उस पर मुहर करार दिया गया और इसमें जो अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व था उसको वास्तविक रूप में स्थापित कर दिया। तो इसमें बी जो है गलत होगा, बाकी खुर्जा का युद्ध सही है। निज़ाम व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। चिलियावाला का युद्ध दोस्तों डलहौजी व सिखों के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी इसको कहा जाता है, चिलियावाला के युद्ध को, ठीक है। और जो अंतिम है वांडीवाश का युद्ध, ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी इसको कहते हैं। वांडीवाश का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इसमें अंततः जो युद्ध चला आ रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है, ठीक है। फ्रांसीसी अंततः हार जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि 3 कर्नाटक जो युद्ध हुए थे 1744 से 1763 के मध्य, उससे संबंधित प्रश्न पूछता है कि प्रथम जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, इनमें विजयी कौन हुआ था? तो फ्रांसीसी पहले विजयी हुए थे। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस जीता था। इसमें मिलान करने के लिए कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। प्रथम जो युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध या अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध, उसमें फ्रांसीसी जीत गए थे। द्वितीय जो फ्रांसीसी अंग्रेजों का युद्ध हुआ था या कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें उसको एक्स-ला शापेल की संधि के नाम से भी जाना जाता है या फिर पांडिचेरी की संधि भी उसको कहा जाता है। उसमें अंततः पांडिचेरी की संधि करनी पड़ी थी। फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के सामने जो है झुकना पड़ा था एक प्रकार से। फिर तृतीय जो युद्ध होता है, एक प्रकार से जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है वो अनिर्णायक युद्ध होता है, ठीक है ना। यूरोप में भी उसी समय सेम समय युद्ध लड़ा जाता है, वहाँ संधि हो जाती है, तो उसी के आधार पे यहाँ भी संधि कर ली जाती है, निर्णायक नहीं हो पाता। लेकिन जो तीसरा युद्ध होता है कर्नाटक का, वो निर्णायक होता है, वांडीवाश का युद्ध, जिसको पेरिस की संधि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो अंत हुआ था पेरिस की संधि के रूप में हुआ था। इसमें भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर निर्णायक रूप से जीत हासिल कर ली थी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, मिलान के लिए भी आता है। निम्नलिखित किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए? आपको मालूम है, एकमात्र सुल्तान टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 भी इसका शासनकाल था। यह प्रथम भारतीय शासक था जिसने देशी प्रशासन में पाश्चात्य प्रशासन का मिश्रण किया था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। इसके अलावा टीपू सुल्तान अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, काबुल, इस्तांबुल, मॉरिशस को इसने अपने दूतमंडल भेजे। वहाँ पे आधुनिक पद्धति पर दूतावास की भी स्थापना की। तो इतनी सारी बातें टीपू सुल्तान के बारे में आपको। पहला प्रश्न मिलान करने के लिए है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये तमाम एसोसिएशंस हैं और उससे संबंधित जो लोग हैं या उसके जो संस्थापक हैं उनका नाम दिया है, जो लोग इससे जुड़े थे। तो इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा। तो इंडियन एसोसिएशन से कौन जुड़े थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहला वाला तो लगा भी सही है, ठीक है ना। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी द्वारा संस्थापित संस्था थी। और पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। मद्रास महाजन सभा जी सुब्रमण्यम। ये सब याद रखिए, यूपीएससी में भी इस तरह का प्रश्न इस बार पूछा था, ठीक है, मिलान करना था। एक और आपको जो संघ याद रखना है वह है हरिजन सेवक संघ। 1932 में उसकी महात्मा गांधी ने स्थापना की थी, लेकिन इसका नाम पहले जब स्थापना की थी तो उसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। अस्पृश्यता या अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ था। बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ हो गया, जिसके पहले अध्यक्ष का नाम भी पूछता है। घनश्याम दास बिरला पहले अध्यक्ष थे। भले महात्मा गांधी इसकी स्थापना किए थे, लेकिन घनश्याम दास बिरला इसके पहले अध्यक्ष थे। हालांकि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा
1 4 2 3 पहला ही होगा, ठीक है ना, ए ही इसका उत्तर हो जाएगा, 1 4 2 3। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है, वुड का डिस्पैच या वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम, सैडलर आयोग, उससे उस समय जब ये सभी आए थे किसके शासनकाल में आए थे, अर्थात कौन उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय था, ये पूछ रहा है। तो वुड्स का डिस्पैच हमने आपको बताया है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था 1854 में। एक में हमने पूरी शिक्षा संबंधित आप जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार वीडियोस देखिए, हमारे जो प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, हिस्ट्री के जितने वीडियोस हैं ये 10-10 मिनट वाले, ये सभी आप देखिए, उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है शिक्षा से संबंधित जितने भी अभी तक आए हैं। तो वुड्स का डिस्पैच हमने बताया था 1854 में आया था, और 1854 में कौन था उस समय, वायसराय लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है ना, उसमें पारित किया गया था। और यह मुख्यतः जो है विश्वविद्यालय के स्तर की जो शिक्षा था उससे संबंधित था। इसके अलावा वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, सभी हमने चर्चा की थी। फिर हंटर कमीशन आता है, हंटर आयोग। देखिए हमने यहाँ पर आपको याद होगा ये भी बताया था कि हंटर आयोग और हंटर कमेटी में अंतर है। हंटर आयोग एक शिक्षा से संबंधित था, ये 1882-83 के आसपास आया था, रिपन के काल में, जब लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय था भारत का, उस समय यहाँ आया था, ठीक। और यह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षा के सुधार से संबंधित था। वहीं हंटर कमेटी दोस्तों ये बनती है 1919 के बाद, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो जो उसकी इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाई गई थी उसका नाम हंटर कमेटी थी, क्योंकि विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनी थी, ठीक है, लीपापोती करने के लिए बनाया गया था एक प्रकार से अंग्रेजी सरकार द्वारा उस मामले की। तो हंटर आयोग पूछा है यहाँ पे, हंटर कमेटी नहीं पूछा है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। तो ये लॉर्ड रिपन के काल में। फिर विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों 1904 में आया था, और उस समय जो वायसराय थे भारत के वह था कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन करवाया था। तो आपको हमने बताया था कि रैले कमीशन बना था, रैले कमीशन की सिफारिश पर ही विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में, ठीक है, और यह कर्जन के काल में पारित किया गया था। तो यहाँ पर यह गलत हो गया है, लॉर्ड एल्गिन के काल में नहीं बल्कि कर्जन के काल में पारित हुआ था। सैडलर आयोग हमने बताया 1917 में, जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे तब आया था सैडलर आयोग, ठीक है ना। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है सैडलर आयोग क्योंकि इसी के सुझाव के आधार पर ही लखनऊ विश्वविद्यालय आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में जो जिसकी स्थापना हुई, और मैसूर विश्वविद्यालय जो कि बनारस BHU के साथ ही खोला गया था, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में उसकी स्थापना हुई थी। ये सभी विश्वविद्यालय जो थे वो सैडलर आयोग के ही सिफारिश पर के आधार पर ही खोले गए थे, ठीक है। अब इनमें से कौन सा युग्म असत्य है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। मोहनदास करमचंद गांधी को मलंग बाबा भी कहकर पुकारा जाता है, अर्थात महात्मा गांधी को मलंग बाबा भी कहा जाता है, एक नाम मलंग बाबा भी है, याद रखिएगा यह, ठीक है ना। मलंग बाबा ही पूछ ले अगर, मलंग बाबा किसके लिए, तो बहुत ज़्यादा फेमस नाम नहीं है, लेकिन याद रखिए मोहनदास करमचंद गांधी के लिए ही यह शब्द यूज किया जाता है। सरदार भगत सिंह कायदे आजम नहीं है दोस्तों, यह शहीद आजम इनको कहा जाता है। कायदे आजम उपाधि है मोहम्मद अली जिन्ना की, ठीक है ना। तो यही जो है गलत हो जाएगा, यही असत्य है। बाकी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, तो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो सी इसका उत्तर होगा, सी सुमेलित नहीं है, अर्थात सी जो है असत्य है। अब इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव, बिल्कुल भारत में समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव को माना जाता है। आचार्य नरेंद्र देव ने बहुत ही मजबूती के साथ समाजवाद का समर्थन किया था, तो बिल्कुल सही है। निर्मल हृदय की संस्थापक, तो आपको पता है निर्मल हृदय संस्था की संस्थापक कौन थी, मदर टेरेसा थी, ये भी बिल्कुल सही है। पवनार आश्रम की स्थापना ये गलत है दोस्तों, अरविंद घोष नहीं होंगे इसके, विनोबा भावे ने की थी, याद रखिएगा। पवनार आश्रम की स्थापना जो है विनोबा भावे ने की थी। और पवनार आश्रम कहाँ पर है, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक स्थान पे। सेवाग्राम भी इस स्थान को कहा जाता है, सेवाग्राम भी कहा जाता है।
एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि पवनार आश्रम किससे संबंधित पूछ सकता है, तो ये महिलाओं से संबंधित आश्रम था। ये उन महिलाओं के लिए उन्होंने खोला था इस आश्रम को जो अपना जीवन साध्वी के रूप में, मीराबाई की तरह साध्वी के रूप में बिताना चाहती हैं, उनके लिए आश्रम खोला गया था विनोबा भावे की तरफ से। तो इसका सी हो है, सुमेलित नहीं है। बाकी आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे के द्वारा की गई थी, डी भी सही है। तो ए बी डी सही है, सी इसका उत्तर होगा, ये गलत है। फिर मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सवाल, बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाला सवाल है। बहुत लोग इसका उत्तर कौटिल्य के अर्थशास्त्र मारकर चले आते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा मेगास्थनीज का इंडिका होगा। ठीक है ना, इंडिका में मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों सप्तांग सिद्धांत है। ठीक है ना, वो सप्तांग सिद्धांत अलग है, ये समाज का विभाजन है 7 वर्गों में। इसमें आपको अंतर फर्क समझना है। ठीक है ना, सप्तांग सिद्धांत अलग है और समाज का विभाजन 7 वर्गों में अलग है। जब सप्तांग सिद्धांत होगा अर्थात राज्य के 7 अंग होते हैं, राज्य के 7 अंग, उसका सिद्धांत जब पूछेगा तो यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा। वहीं जब 7 वर्गों में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन पूछेगा तो उसका उत्तर मेगास्थनीज का इंडिका होगा। बार बार कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब चूक होती है परीक्षा में जो आपको नहीं करना है। और हाँ, एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पेड ग्रुप में, उनके लिए आज से ही मैं एक अलग ग्रुप बना रहा हूँ। वहाँ पे मैं महत्वपूर्ण जो इस तरह के जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जिन जिन प्रश्नों में जो जो तथ्य एक साथ जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो मैं डेली अब दिया करूँगा आपको। आप कुछ मत पढ़िए, जो किताबें आपके पास हैं वो पढ़ते रहिए, और हमारा केवल वो ग्रुप आप फॉलो करते रहिए। आपका प्री कभी रुकेगा नहीं है, ये मैं दावा नहीं, वादा कर रहा हूँ आपसे। बस आप पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में राजस्व एकत्र करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछता है मौर्य समाज से और ऋग्वेद वैदिक काल से और मौर्य साम्राज्य से इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, और गुप्त काल से भी। तो राजस्व एकत्र करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो याद रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। ये 4 उनमें से प्रमुख हैं। ठीक है ना, ये 4 तीर्थ प्रमुख हैं। कुल 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। और इनका कार्य जो था, जैसे प्रदेष्टा थे, इनका कार्य था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ये प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जो आपराधिक न्यायालय होता था। और जो व्यवहारिक होता था, याद रखिएगा, यह व्यवहार न्यायालय दीवानी सिविल न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था, व्यवहारिक। ठीक है ना, तो प्रतिष्ठा यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, व्यवहारिक यह दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अंतपाल जो होता था, यह कौन होता था? सीमावर्ती जो दुर्ग होते थे उनका रक्षक होता था, अंतपाल कहते थे। ठीक है, अंत से याद रखिएगा, सीमा। और समाहर्ता जो होता था, यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। राजस्व एकत्रित करने का कार्य इसके ऊपर होता था। समाहर्ता, समाहित करना एक प्रकार से समझ लीजिए, समाहर्ता। तो सी इसका उत्तर होगा, राजस्व विभाग का यह एकत्र करने का अधिकार कार्य जो है समाहर्ता के पास होता था, सी। अगला है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों पर विचार करें और कूट की सहायता से अपना उत्तर चुनें। इसका देखिए, तमाम तरह के सवाल ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा कोड की आवश्यकता होती है। हम आपको बताते चल रहे हैं प्रश्नों में, और एक साथ उस ग्रुप में जो मैं बता रहा हूँ आपका पेड ग्रुप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कनिष्क के समकालीन आपको याद रखना हो तो इस तरह से याद रखिए, पास अब नाच महाचेत, पास अब नाच महाचेत। तो पा से पार्श्व, स से संघरक्ष, कहीं लिख लीजिए आप, पा से पार्श्व, स से संघरक्ष, अ से अश्वघोष, व से वसुमित्र, नाच, ना से नागार्जुन, च से चरक, और महाचेत से महाचेत। ठीक है ना, तो ये जो थे कनिष्क के समकालीन थे। तो इसमें से आपको कौन कौन दिख रहे हैं?
वसुमित्र और अश्वघोष। 2 और 4 इसका उत्तर होंगे। तो पास अब नाच महाचेत से आप याद रखिएगा कनिष्क के समकालीन ये सभी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2 व 4। दिल्ली के सुल्तानों में कौन भारत में नहरों के सर्वाधिक जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? इन चारों ने ही, इल्तुतमिश को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों ने नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन जो तुगलक था दोस्तों, यह पहला दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। तो आता है कि कौन प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया? दिल्ली का प्रथम सुल्तान तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जाल निर्माण करने के लिए जो प्रसिद्ध है वह है फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्य बहुत ही उल्लेखनीय है नहरों के निर्माण में। और इससे संबंधित एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही इसलिए प्रसिद्ध है, भले इसमें फिरोज शाह का नाम नहीं है, मुबारक शाह का है, लेकिन यह याहिया बिन अहमद सरहिंदी की बुक है। इसके जो लेखक हैं पुस्तक के, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसमें सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ ऐसा वर्णन है। और फिरोज शाह द्वारा निर्मित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहरें उलुग खानी अर्थात सर्वाधिक लंबी और रजवाही अर्थात सतलज से घग्गर तक है, ऐसा इसमें वर्णन है। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल में नहरें बनवाने वाला प्रथम शासक, वहीं फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहरें या सर्वाधिक लंबी नहरें और सतलज से घग्गर तक नहरों का जाल बिछाने वाला यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो डी इसका उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।